हेलो फ्रेंड्स। हम भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने पहली बात तो आप लोगों ने पार्ट 1 पे बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 में हम जैसे कि पार्ट 1 में मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी पारित अधिनियम थे उसको मैंने देखा था। और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम को भी मैंने थोड़ा बहुत देखा था। और आज इसमें जो भी पॉइंट्स बचे हैं और जो भी अधिनियम अभी बचे हुए हैं आज उसको मैं पूरा कवर करूँगी। और इसमें ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम जैसे कि 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम यहाँ तक कवर हो चुका था। आज हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम इसे देखेंगे। और ये सब जो आज हमारे संसद में भारत का संविधान जो आज बना है इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। और जिसको अभी तक हमने यहाँ तक देखा है और उसी का ही ये चैप्टर है, वही चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी यात्रा पर चल रहे हैं। और इसके पार्ट 2 में 1909 का भारत परिषद अधिनियम जैसे कि भारत में अब सीधे ताज का शासन चल रहा है। शासन ताज के अंतर्गत चल रहा है। ताज ने ताज के ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत भारत में जो कंपनियां आई हैं, ब्रिटिश कंपनियां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यह उसे रेगुलेट करने के लिए अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित हो रहे हैं। और उसी के अंतर्गत 1909 का भारत परिषद अधिनियम को हम देखेंगे। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले जी जो हैं ये सांप्रदायिकता के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। मार्ले को हम सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जानते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको समझेंगे। जैसे विधानमंडलों की आधार और शक्ति में वृद्धि, यानी विधानमंडल की जो आधार है और उसकी शक्ति है उसमें वृद्धि की गई। और पृथक निर्वाचन, ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट, अर्थात अब मुस्लिम सीटों को आरक्षित किया गया है कि को मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम ही चुनेंगे। और यहाँ पे अंग्रेजों की एक जो रणनीति थी, फूट डालो और राज करो, इसको उन्होंने विस्तारित किया। इस क्रम में एक सांप्रदायिकता को जन्म दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। अब यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अभी तक क्या होता था, 1892 में केवल बजट पर ही हम लोग, मतलब भारतीय लोग जो थे या भारत के लोगों को केवल बजट पर ही प्रश्न पूछने का अधिकार था। लेकिन 1909 के अधिनियम में एक महत्वपूर्ण सुधार ये हुआ कि अब जो सार्वजनिक विषय हैं, सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे हम नेक्स्ट बात करेंगे। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें सुधार किए गए। जैसे कि
केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन। अब देखिए यहाँ पे आप द्विसदनात्मक और द्वैध शासन, ये दोनों एक नहीं है, दोनों ही अलग हैं। द्विसदनात्मक अर्थात जो आज की हमारे केंद्र में जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये द्विसदन यानी दो सदनों की बात की गई, यानी दो सदन जो विधायिका आज केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, इसकी नींव किसमें पड़ी? 1919 का भारत शासन अधिनियम में। और प्रांतों में द्वैध शासन यानी राज्य, प्रांतों मतलब राज्य, राज्यों में द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। दोहरा शासन एक हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय, यानी इसको शासन को दो विषयों में डिवाइड किया गया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जितने भी हस्तांतरित विषय के अंतर्गत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी विषयों को रखा गया और इसमें उत्तरदायित्व था, लेकिन आरक्षित विषय में कोई उत्तरदायी नहीं था। और इसके अंतर्गत राजस्व यानी पैसे से संबंधित, मनी से संबंधित जितने भी विषय थे वो आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं, यानी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। सांप्रदायिक चुनाव, अभी तक हमने 1909 में देखा कि सांप्रदायिकता को जन्म दिया गया, यानी मुस्लिमों को आरक्षित सीट देकर। अब यहाँ पे मुस्लिम तो मान लो थे ही, अब यहाँ पे सिखों को भी शामिल कर लिया गया, यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, सांप्रदायिकता की विस्तार की गई। यहाँ पे सांप्रदायिकता को विस्तारित किया गया और सिखों को भी शामिल किया गया, यानी अब सिख लोगों को भी सांप्रदायिकता में। प्रत्यक्ष चुनाव, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। जैसा कि आज हमारे यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919 का शासन अधिनियम में। नेक्स्ट है 1935 का अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 1935 का अधिनियम। यहाँ पे जो अभी तक हमने देखा, यहाँ पे 1919 में प्रांतों में यहाँ पे द्वैध शासन जो था ये स्टार्ट कब हुआ था? 1919 का भारत शासन अधिनियम में। हालांकि इसको 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। अब ये जो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया या किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो इसको हम बोलेंगे कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, यानी अब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये प्रांतों से हट के कहाँ चला गया? केंद्र में चला गया, यानी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। और इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 1935 का जो शासन अधिनियम था, इसमें एक दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक है केंद्र में द्वैध शासन, अभी तक जो प्रांत में द्वैध शासन था 1919 में, अब इसको समाप्त कर दिया गया 1935 के शासन अधिनियम में और इसे केंद्र में लगा दिया गया, केंद्र में लागू किया गया। और 1935 का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय अर्थात जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना की गई 1937 में। यानी अधिनियम था 1935 का, न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत और 1935 के ही तहत आरबीआई की स्थापना हुई, जो कि दोनों ही आज
हमारे यहाँ दिल्ली में है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। और इसमें बहुत सारे, हालाँकि इसमें धीरे-धीरे भारतीयों को थोड़ा स्वायत्तता, या हम कहें कि थोड़ा-थोड़ा कानून बनाने में या इन सब में जो अधिकार दिया गया, हालाँकि इसमें ब्रेक भी बहुत सारे थे। इसीलिए नेहरू जी ने कहा कि यह जो अधिनियम है, इसमें अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, यानी यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। यानी इसमें अनेक ब्रेक हैं, लेकिन इस गाड़ी में इंजन नहीं है। इस तरीके से इस एक्ट की आलोचना की। तो आज हम, जैसा कि इस टॉपिक को कवर किया है हमने, और अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो इस पे ले आएंगे, जो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इससे संबंधित हम एक वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, और उसमें ये देखिएगा किस तरीके से जो मैंने पार्ट 1 भारत शासन अधिनियम का पार्ट 1 है, और भारत शासन अधिनियम का ये जो पार्ट 2 है, इससे संबंधित या इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।